क्या आने वाले महीनों में निफ्टी में बड़ा करेक्शन आने वाला है? CLSA, नोमुरा, यूबीएस, इनको इंडियन मार्केट्स एक्सपेंसिव लगते हैं और इंडिया के मार्केट्स के रेटिंग्स इन्होंने रिसेंटली डाउनग्रेड किए हैं। तो दोस्तों, करेक्शन आएगा या नहीं, इसका जवाब तो हमें शायद फ्यूचर ही बताएगा। पर ऐसे 7 इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं जो करेक्शन की ओर पॉइंट करते हैं, वो मैं आपके साथ ये वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मोर इम्पॉर्टेंटली, ये करेक्शन के लिए हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं आपके साथ ये वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ 4 पॉइंट एक्शन स्टेप में, वीडियो के एंड में। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर समझने के लिए हम FII की बाइंग और सेलिंग का डेटा देखेंगे। तो दोस्तों, मैं कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मेरी जो भी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस है ना, वो मैं आपके साथ ये वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूँगा बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो दोस्तों, FII स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और लाइक इट और नॉट, आज भी इंडियन मार्केट्स का जो शो है ना, वो FII चलाते हैं। नवंबर के पहले 18 दिनों में नेट FII 10,000 करोड़ के सेलर्स रहे हैं। नो डाउट ये पीरियड में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इक्वली सपोर्ट किया है, पर FII सेंटिमेंट ब्रॉडली सेल साइड पे है। सिर्फ इतना ही नहीं, अप्रैल 2021 से FII कॉन्स्टेंटली सेलिंग मोड में रहे हैं, जो ये चीज़ को इंडिकेट करता है कि वो अपना एक्सपोजर इंडियन मार्केट्स में ग्रेजुअली रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये सेलिंग की पॉसिबल कई रीजंस हो सकती है। इनमें से कुछ रीजंस तो मैं आपके साथ ये वीडियो में कवर भी करूंगा शॉर्टली, पर मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे जो टेक अवे है ना, वो ये है कि FII का सेंटिमेंट टूवर्ड्स सेल साइड है। दोस्तों, हमें कोई ऐसे फॉर्मल डेटा पॉइंट या रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है ये देखने के लिए कि लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस अब कितने कम हो चुके हैं और इकोनॉमी कितनी खुल चुकी है। लोग अब ट्रैवल और कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, और ये कोई सीक्रेट भी नहीं है। अक्टूबर में एयर ट्रैफिक 67% से बढ़ा है, और ये प्री पैंडेमिक नंबर्स के बहुत क्लोज आ चुका है दोस्तों। तो अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि इकोनॉमी खुलना तो अच्छी बात है ना जनक भाई, कि लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे और इससे कंपनीज को फ़ायदा होगा। नॉट एग्जैक्टली दोस्तों। पिछले 18 महीनों में लॉकडाउन के चलते वो जो सेविंग्स जो जनरल सर्कमस्टेंसेस में एक्सपेंडिचर में बदल जाते, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हुए हैं। तो जैसे जैसे लोग घरों के बाहर टाइम स्पेंड करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और सेविंग्स कम होंगे, और यही फैक्टर स्टॉक मार्केट्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है दोस्तों। नो डाउट ये कंजम्पशन कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज के लिए फ़ायदेमंद ही होगा और उनसे इनको एक्स्ट्रा बिजनेस ही मिलेगा। पर दोस्तों, यहाँ पे एक बात हमारी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं या कॉन्स्टेंटली आगे देखते हैं। ये जो इकोनॉमी के खुलने से जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन था ना, वो पिछले 6 महीनों से ऑलरेडी स्टॉक मार्केट के प्राइजेज में फैक्टर इन हो चुका है। तो ये बहुत ही सिंपल थॉट प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया एक लेमैन्स लैंग्वेज में, और अगर आप इससे एग्री करते हो तो नीचे वाला वो लाइक बटन दबा के मुझे भी इंडिकेट कर दीजिए। इंडिया एक ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है, और इन्फ्लेशन को भी ऊपर नीचे करने में ना क्रूड प्राइजेस का बहुत बड़ा हाथ होता है। पिछले कुछ महीनों में क्रूड ऑयल के प्राइजेस $50 पर बैरल से बढ़ के $80 तक जा चुके हैं। नो डाउट रिसेंटली ये कूल ऑफ भी हुए हैं, पर ये एक कंसर्न तो है, खास करके वो कंपनीज के लिए जो अपने रॉ मटेरियल के लिए आइदर क्रूड ऑयल पे डायरेक्टली या उसके डेरिवेटिव्स पे डिपेंड करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज के हम मार्जिन में ऑलरेडी प्रेशर देख भी रहे हैं। तो नो डाउट इंडिया में इन्फ्लेशन उतना ब्लो अप नहीं हुआ है, पर एक हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस ये पार्टी को डेफिनेटली स्पॉइल कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल कंसर्न्स की हमने कुछ ही देर पहले बात की, और इसने कई इंडस्ट्रीज जैसे कि FMCG, पेंट, ऑटो, केमिकल्स, इनको इम्पैक्ट किया है। ये सेक्टर में कई कंपनीज आइदर रॉ मटेरियल के प्राइसिंग चैलेंजेस से गुजर रही है, या लॉजिस्टिक्स के इशू फेस कर रही है, या दोनों ही चैलेंजेस है, और इसी के चलते कंपनीज के मार्जिन्स में भी प्रेशर देखा गया है दोस्तों। तो ये रॉ मटेरियल के कंसर्न शॉर्ट रन में तो डेफिनेटली प्रिवेल कर सकते हैं। हो सकता है इनसे अफेक्टेड स्टॉक्स अब ज़्यादा करेक्ट ना हो, क्योंकि ये फैक्टर ऑलरेडी मार्केट को पता है। पर एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ये चैलेंज के चलते Q3 के रिजल्ट्स भी सबड्यूड रह सकते हैं। हमारा 5वां इंडिकेटर डॉलर से रिलेटेड है, या यूँ कहूँ डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स सरल भाषा में वो इंडिकेट करता है कि डॉलर बाकी सारी ग्लोबल करेंसीज के मुकाबले कितना मजबूत चल रहा है। हालांकि हम ये पॉइंटर को आइसोलेशन में या अकेले यूज़ नहीं कर सकते कुछ भी जज या कंक्लूड करने के लिए। इनफैक्ट डिस्कस किए हुए सारे इंडिकेटर्स में से कोई भी पॉइंट हम स्टैंड अलोन नहीं देख सकते। ये सारे इंडिकेटर्स बहुत क्लोजली रिलेटेड है। कुछ ही देर में हम ये सारे डॉट्स को भी जोड़ेंगे और इनका रिलेशन समझेंगे।
पर उससे पहले हम डॉलर इंडेक्स का रोल समझते हैं। अगर डॉलर महंगा होगा ना, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया के मुकाबले अपने होम मार्केट्स यानी कि यूएसए के मार्केट्स ज़्यादा लुक्रेटिव लगेंगे, और इसी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स के चलते इंडियन मार्केट से पैसा वो शिफ्ट करके अपने होम मार्केट्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। हालांकि डॉलर महंगा होने से सिलेक्टेड सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट फेसिंग होते हैं जैसे कि आईटी, उनके लिए ये फ़ायदेमंद होता है, बट इन जनरल ये इंडियन मार्केट्स के लिए उतना पॉजिटिव नहीं है। अगर हम डॉलर की बात कर ही रहे हैं तो यूएसए के इन्फ्लेशन की भी बात कर लेते हैं। यूएसए में इन्फ्लेशन पिछले 30 सालों में हाईएस्ट लेवल्स पे है एट 6.2%। दोस्तों, ओरिजिनल टारगेट यूएसए का 2% के अराउंड था। इससे हमें ये पता लगता है कि कितना आउट ऑफ कंट्रोल है। इनफैक्ट ये सिर्फ यूएसए के लिए नहीं बट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए डेंजरस है। यूएसए में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेड को अपने बॉन्ड रेट बढ़ाने होंगे। सरल भाषा में यूएसए में डॉलर या पैसों की सप्लाई कम करनी होगी। ये एक्शन को हम फेड रेट हाइक कहते हैं, और ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट्स को ये काफ़ी महीनों से पता है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम कैसे होगी पता है? अगर बॉन्ड में ज़्यादा रिटर्न आ रहा है ना दोस्तों, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अगेन इंडियन मार्केट से पैसा उठाएंगे और यूएसए के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। और दोस्तों, ये सिर्फ इंडियन मार्केट्स के लिए डेंजरस नहीं होगा, पर यूएसए के स्टॉक मार्केट्स के लिए भी डेंजरस होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के बॉन्ड मार्केट में जाएगा। और एक बार यूएसए के स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है ना दोस्तों, तो हम सबको पता है कि ग्लोबली बाकी मार्केट्स में क्या होता है। पिछले एक साल में बुल मार्केट ने कई आईपीओज देखे हैं। इनफैक्ट अब मुझे तो इसका काउंट भी नहीं पता। ये एक टिपिकल नेचर होता है बुल मार्केट का, जहाँ पे वैल्यूएशंस हाई होते हैं और बहुत सारी कंपनीज आईपीओ या ऑफर फॉर सेल लेके आती है। हालांकि इसमें गलत कुछ नहीं है, पर बहुत सारे आईपीओज की पता है प्रॉब्लम क्या होती है? वो मार्केट से लिक्विडिटी खींच लेते हैं दोस्तों। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो किसी और शेयर में इन्वेस्ट कर सकते थे, वो उसी पैसे से आईपीओ में अप्लाई करते हैं। इनफैक्ट लिमिटेड कैपिटल के चलते कुछ इन्वेस्टर्स तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स भी सेल करते हैं आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो सूनर और लेटर ये बहुत सारे आईपीओज ना मार्केट में लिक्विडिटी कम कर देते हैं, जो स्टॉक मार्केट्स को इम्पैक्ट कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब ये सारे डॉट्स को जोड़ते हैं। सबसे पहले यूएसए में इन्फ्लेशन के कंसर्न्स है, और इसके चलते फेड को रेट हाइक या बॉन्ड महंगा करना होगा। बॉन्ड अगर महंगा होगा तो एफआईआईज इंडियन मार्केट से पैसा उठा के यूएसए में बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। डॉलर इंडेक्स भी महंगा चल रहा है और आगे हॉलीडे सीजन भी आ रहा है, तो एफआईआईज कोई भी ओपन पोजीशन रखना प्रेफर नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसी फिनोमिनन के चलते एफआईआई सेल मोड में है। डोमेस्टिकली क्रूड ऑयल महंगा चल रहा है, तो यहाँ पे एक इन्फ्लेशन का खतरा तो है ही, पर इसके साथ साथ रॉ मटेरियल के कंसर्न्स भी है। रॉ मटेरियल के कंसर्न्स के कारण कंपनीज के मार्जिन पे प्रेशर रह सकता है, और मार्जिन पे प्रेशर के कारण इनके प्रॉफिट्स 19-20 हो सकते हैं। और इसी कम प्रॉफिट के चलते दोस्तों, स्टॉक्स में एक करेक्शन का तो डेफिनेट रिस्क है। इन सारे फैक्टर्स के साथ साथ इकोनॉमी खुलने का मतलब है ज़्यादा एक्सपेंडिचर और कम सेविंग्स। आईपीओ भी मार्केट से लिक्विडिटी सक कर रहा है, तो डोमेस्टिकली भी दोस्तों सेंटिमेंट न्यूट्रल ही है। चलिए दोस्तों, अब मुद्दे की बात करते हैं। करेक्शन आए या नहीं ये तो हमारे हाथ में नहीं है, पर ये करेक्शन के लिए हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। पर वो शेयर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एनालिसिस बेस्ड है मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस और नॉलेज इकोनॉमिक्स के, और हो सकता है मैं गलत हूँ। सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये वीडियो का पर्पस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सबसे पहला एक्शन स्टेप जो यहाँ पे लॉजिकली बनता है वो ये है कि हमें पैनिक नहीं करना, सिर्फ मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। इंडिया की स्ट्रक्चरल और लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी बहुत ही स्ट्रांग और बुलिश है दोस्तों। साइक्लिकलिटी या मार्केट का ऊपर नीचे होना ना बहुत ही स्वाभाविक बात है। हो सकता है प्राइस करेक्शन ना आए और उसके बदले सिर्फ टाइम करेक्शन आए। स्टेप नंबर 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये कहता है कि स्टॉक मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट हमेशा अवॉइड करना चाहिए, खास करके वो स्टॉक्स में जो बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे चल रहे हैं। एसआईपी बहुत ही अच्छा जरिया है अपनी इन्वेस्टमेंट और रिस्क को मैनेज करने के लिए। तीसरा स्टेप ये कहता है कि सिलेक्टिव प्रॉफिट बुकिंग शायद उतना बुरा आइडिया ना हो। ये वाला पॉइंट दोस्तों ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। वो सिलेक्टिव स्टॉक्स जिनके प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं या पर्सनली आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इन्हें आप रीलुक कर सकते हो। ये बहुत ही इंडिविजुअल स्पेसिफिक पॉइंट है और इसके बेस्ट जज आप खुद हो। फोर्थ और फाइनल पॉइंट ये कहता है कि डिफेंसिव या लो बीटा स्टॉक्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। ऐसे लो बीटा स्टॉक्स पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है बहुत रिसेंटली,
तो आपको इसे भी चेक करना चाहिए, आपको बहुत पसंद आएगा।